ओके हम इस सेशन को रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कुछ लोग अगर नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो वो बाद में सुन सकते हैं और लोग भी हमारी तरह बेनिफिट ले पाएंगे। ओके सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल बर्थ के बारे में मैं 10-12 मिनट बोलने वाली हूँ, आपको बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ। उसके बाद फिर हम अपने कोई भी क्वेश्चन 1 बाय 1 पूछेंगे। ओके फिर उसे डिस्कस करेंगे। सो कैन वी स्टार्ट? यू कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप so that I can start now. Okay, I am now sharing this screen. Okay, so natural birth. Okay, इससे मैं ना हमेशा मिरेकल मोमेंट कहती हूँ। तो चलो बात करते हैं। बेबी बर्थ के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ना, हम सबको पता है। बेबी बर्थ नेचुरल बर्थ हो सकता है। नेचुरल बर्थ होता क्या है? इजी विजाइनल बर्थ है ना। विजाइनल बर्थ अगर वो डिफिकल्ट वाला है, दैट इज नॉट नेचुरल बर्थ। उसमें ट्रॉमा हो रहा है माँ को, बेबी को, तो दैट इज नॉट नेचुरल। इट शुड बी इजी विजाइनल बर्थ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ओके इट कैन बी स्पॉन्टेनियस टाइम पे, अपने टाइम पे जब हमारा बेबी टर्म हो गया 37, 36, 38 वीक्स का हो गया और अपने आप ये स्टार्ट हो गया, तो दिस इज स्पॉन्टेनियस नेचुरल बर्थ है ना। अगर नहीं हुआ, टाइम हो गया और नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है? इंड्यूस करता है। मान लीजिए 39, 40 वीक्स हो गया या किसी भी तरह और भी पहले जरूरत है, तो बेबी बर्थ अपने आप नहीं स्टार्ट हुआ तो हमने इंड्यूस किया। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे किसी सेशन में। ये विदाउट एपिजियोटमी हो सकता है, विथ एपिजियोटमी हो सकता है। ओके सो एपिजियोटमी पे अगेन जितना भी ये रेड से मार्क आपको ऑरेंज से मार्क दिख रहा है, उसको हम दोबारा से किसी और सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एपिजियोटमी एक प्लांट कट होता है, जिससे किसी तरह का टेयर या किसी तरह का ट्रॉमा आने से पहले उसको प्लांट कट करेंगे हम और स्टिच करेंगे। ओके देन कम्स द इंस्ट्रूमेंटल बर्थ। जब भी नेचुरल बर्थ हो रहा है बट लास्ट मोमेंट पे किसी वजह से हम जैसे प्रेग्नेंट डीवा पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय हेल्प लेते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें से एक होता है वैक्यूम। हमने 3 इडियट मूवी में देखा होगा ना, वैक्यूम से कैसे उसने डिलीवर कराया था। तो दैट पर्पज एकदम लास्ट मोमेंट पे हम इंस्ट्रूमेंट का कभी कभी सहारा लेते हैं। देन कम्स फोर्सेप। मेडिकल कॉलेज में मैंने बहुत लगाई हैं, बट अब प्राइवेट में बहुत कम यूज करते हैं इसे हम। सिजेरियन बर्थ हम अगेन डिस्कस करेंगे। कहीं कहीं पे जहां नेचुरल बर्थ संभव नहीं है, वहां डेफिनेटली सिजेरियन बर्थ लाइफ सेविंग हो सकता है मदर और बेबी के लिए। बट हाँ, सिर्फ पेन ना बर्दाश्त करना चाहते हैं हम, इसलिए सिजेरियन चाहें तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया ना। तो बेस्ट इज, आप देखो जो सबसे ज्यादा बोल्ड है नेचुरल बर्थ, वो भी इजी वेजाइनल बर्थ जो स्पॉन्टेनियसली हो रही है, दैट इज द बेस्ट बर्थ। ओके इसके बेनिफिट्स मदर को तो होते ही हैं बच्चे, बट हमेशा मैं कहती हूँ बेबी के लिए ये बेस्ट है, इसलिए हमें करना चाहिए। तो इसके लिए फिर कभी और डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि हाउ टू इंक्रीज द चांस ऑफ नेचुरल बर्थ ना, नेचुरल बर्थ बढ़ना कैसे, इसी को हम जानना चाहते हैं। तो इसमें आते हैं 3 पीस ना। क्या नेचुरल बर्थ में देखो क्या हो रहा है, हमारा बेबी है दैट इज पैसेंजर, और हमारा बर्थ कैनाल है दैट इज पैसेज, एंड द पावर और पेन जो हमारे को हेल्प करने वाला है नेचुरल बर्थ में। ओके तो सबसे पहले पैसेंजर हमारा बेबी, उसका वेट एंड साइज। मान लो हमारा एक रास्ता है जहां से एक बंदे को पास होना है ना, वो जितना रास्ता तो उतना ही बड़ा है। अगर हमारा बेबी बहुत हेल्दी है, ऑप्टिमम है, मान लो 3 किलो, 2.25 किलो, 3.25 किलो बेस्ट है। बट अगर वो 4.5 4 किलो का है, 4.25 किलो का, तो इट्स डिफिकल्ट ना, उस रास्ते से आने में उसको मुश्किल होगी, मदर को भी बेबी को भी। ओके तो इस पे हम एंड साइज बेबी का, पैसेंजर का अच्छा रहे डाइट एंड एक्सरसाइज से। देन ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ बेबी ना। अगर आपको पता है जब लेबर पेन होता है, आप मुझे थोड़े थोड़े हाथ से थम्स अप दिखाते जाओ कि आप सभी समझ रहे हो, आपको कहीं कुछ और नहीं लग रहा। तो एक छोटे छोटे थम्स अप मुझे हाथ से दिखेंगे आपके वीडियो पे, तो आई विल फील ओके कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। ओके सो ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन ना, आपको पता है जब लेबर पेन होता है, दर्द हो रहे हैं, उस समय मोमेंट्री थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चे तक ब्लड फ्लो हल्का कम हो सकता है। उस समय दैट इज अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर बेबी ना।
तो अगर उस समय हमारा पहले से ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेशन बड़ा अच्छा है बेबी तक, जो आप अल्ट्रासाउंड पे देखते हो, डॉपलर से चेक करते हैं, तो बेबी बर्थ के समय बड़ा अच्छे से उसको बेयर कर पाएगा, है ना। तो बेबी के ब्लड फ्लो में एज सच उतनी कमी नहीं आएगी अगर पहले से बहुत अच्छा है। ये हम कैसे अच्छा करते हैं? ब्रीदिंग टेक्निक्स और एक्सरसाइज से, जो हम पूरी प्रेगनेंसी फॉलो करेंगे। देन पोजीशन, हमारे पैसेंजर की, हमारे बेबी की पोजीशन क्या है? हम सभी जानते हैं हेड नीचे होता है तो बेस्ट पोजीशन है, लेकिन शुरू के 30 हफ्ते तक कैसी भी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि हमारा बेबी मूव करता है इधर से उधर, कभी नीचे होता है, कभी ट्रांसवर्स होता है। बट आफ्टर 32 वीक्स वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है, तो हेड नीचे है, परफेक्ट है, तो नेचुरल बर्थ को ये हेल्प करेगा। मान लो हेड ऊपर है, हेड ऊपर है, पैर नीचे है, तो नेचुरल बर्थ अब नहीं जाते बच्चे। मेडिकल कॉलेज में हमने कराए हैं, बट नाउ नॉट ना। अगर ट्रांसवर्स है 37 वीक्स तक, 38 वीक्स तक, तो ऑब्वियसली हमें सिजेरियन के लिए जाना पड़ेगा। ओके, देन पैसेज, हमारा बर्थ कैनाल ना। बर्थ कैनाल के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं बेटा। एक बोनी पेल्विस, हम सभी को पता है, ये है बोनी पेल्विस ना, यू कैन सी हियर। तो बोनी पेल्विस को वी कांट चेंज ना, बोन कैसे चेंज कर सकते हैं बताओ। बट इसके बाद आता है हमारा सॉफ्ट टिश्यू, जो उसके चारों ओर कवर करता है ना, उसके बाद बेबी को आना होता है। तो सॉफ्ट टिश्यू पे हम काम कर सकते हैं ना, इसके लिए 4 एस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाएं उस एरिया की, अपने पेरिनियम की, अपने पेल्विक मसल्स की, जिससे बेबी को आना इजी हो जाएगा, है ना। और कैसे हम उसका टाइटनेस घटाते हैं, स्ट्रेस जैसे जैसे कम होता है वो जगह उतनी ही सॉफ्ट रिलैक्स हो जाती है। इसके लिए मैं कहती हूँ स्क्रीन कम से कम देखो ना। तो आप कहोगे मेंटल स्ट्रेस है मैम, उससे पेरिनियम का क्या संबंध ना। बट एक्चुअली जैसा हमारा माइंड रहता है ना, एक्चुअली हमारा बॉडी वैसे ही काम करता है। तो जैसे मम्मा लोग थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो आप देखो ना वो रिलैक्स रहते थे, उनको और कोई टेंशन नहीं होती थी, काम बहुत करते थे, फिजिकल काम करते थे, हर चीज बैठ के करते थे। खाना बना रहे हैं जी, कपड़े धुल रहे हैं, कोई वॉशिंग मशीन तो होती नहीं थी, तो बहुत अच्छी स्ट्रेचेबिलिटी अपने आप जनरेट हो जाती थी। इंडियन टॉयलेट जाते थे 2-2 घंटे, मतलब पूरे समय वो उसी स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठे रहते थे, है ना, आलती पालती मार के खाना खाते थे। स्ट्रेचेबिलिटी अपने आप बहुत खूबसूरत होती थी ना। तो अभी हम वैसा नहीं कर पाते हैं। ऊपर से हम क्या करते हैं, हमारा ऑफिस का इतना स्ट्रेस है, कोई मेरा बच्चा आईटी में है, तो कोई टीचर है बेचारा ऑनलाइन क्लास लिए जा रहा है पूरे समय, सुबह से शाम बैठा हुआ है स्क्रीन के आगे, तो टिश्यूज थोड़े टाइट हो जाते हैं। बट हम जितना कर सकते हैं ना, मान लो इंस्टा और फेसबुक देखना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, हटाते हैं ना यार, चल बाद में देखा जाएगा, बेबी हो जाने देते हैं, है ना। तो थोड़ा वो टिश्यूज को टाइट करता है। ओके, तो एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स को से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और टाइटनेस कम हो जाएगी अपने आप ही, है ना। देन कम्स द थर्ड पी, पावर एंड पेन। कई बार आप पूछते हो ना, सभी को इसमें तो होता है पेन होगा यार तेज, और वो भी बर्थ, लेबर बर्थ वाला पेन, माय गॉड। लेकिन देखो हमेशा मैं कहती हूँ बच्चे, ऑलवेज पेन हैज अ गेन। कोई भी पेन हमारी लाइफ में आता है, चाहे वो मेंटल पेन हो, चाहे फिजिकल पेन हो, वो हमें किसी गेन के लिए आता है। और नेचुरल बर्थ पेन तो हमारे बेबी को हमारे हाथ में देने वाला है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यू टू पेन, ड्यूरिंग द पेन, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जरूर आगे हम किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। मैम पेन भी लिया उसके बाद सिजेरियन हो गया तो क्या? एक्चुअली जरा भी, जितना भी पेन आप बेयर करोगे ना, उस समय आपकी बॉडी में, हमारे बेबी के बॉडी में इतने सारे ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे ड्यू टू हॉर्मोन्स, ड्यू टू एंडोर्फिन्स रिलीज, की पूरी लाइफ आपको और आपके बेबी को ही बेनिफिट करने वाला है। रोज है 0 सेंटीमीटर, फिर ओपन होएगा तो वो ऑलमोस्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, फुल डायलिटेशन जिसको कहते हैं, डोर पूरा ओपन हो गया, तो दैट इज फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होती है, हमारा बेबी अब आ रहा है, डिसेंड कर रहा है, पूरा डायलिटेशन हो गया, अब बेबी आएगा। तो बेबी की डिलीवरी आफ्टर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, वूम का माउथ, इज सेकेंड स्टेज। देन थर्ड स्टेज क्या है बेटा, जिसमें हमारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा हमने सुना है ना, जिससे हमारे बच्चे को ब्लड जाता है, वो प्लेसेंटा है। तो वो भी तो डिलीवर होगा बेबी के बाद, प्लेसेंटा भी। तो थर्ड स्टेज इज डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। देन फोर्थ स्टेज इज 1 आवर ऑब्जर्वेशन फेज, जिसमें हम देखते हैं कि हाँ हमारा पेशेंट बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, उसके बाद ही हम रूम में उनके शिफ्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। फर्स्ट स्टेज को हम 2 से 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला लेटेंट फेज, सेकेंड इज एक्टिव फेज, और थर्ड इज
ट्रांजिशन फेज, ये अभी नया आया है, लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो लेटेंट फेजेस जब 0 सेंटीमीटर ऑस्क्लोज था, उससे 3-4 सेंटीमीटर हुआ ऑलमोस्ट, तो वो क्या हुआ, लेटेंट फेज। 4 सेंटीमीटर से आगे 7-8 सेंटीमीटर तक एक्टिव फेज होता है, और लेटेंट ट्रांजिशन फेज 8 से 10 के बीच में। डिवाइड क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये अलग अलग स्पीड पे डायलेट होता है। जब ऑस्क्लोज था तब से अगर हम 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की बात करें, तो इसको होने में, जो आप पूछते हो ड्यूरेशन कितने दिन पेन होता है मैम, कितने घंटे होता है, तो ये ले सकता है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होने में, जब पहला बेबी हम पैदा करें, फर्स्ट बेबी ना, प्राइमी है हम। अगर मान लो पहले मेरी नॉर्मल बर्थ है, तो सेकेंड होने में हो सकता है 4-5 घंटे में ही 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाए हम, ओके। तो लेटेंट फेज जो 0 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में है, उसमें प्राइमी को, जो फर्स्ट टाइम हम नेचुरल बर्थ के लिए जा रहे हैं, उसमें टाइम लग सकता है 1.5 से 2 दिन, और मल्टी में या सेकंड जिनके बेबी हो रहा है, पहले नेचुरल बर्थ है, उनको कुछ घंटे ही लगते हैं, 4-5-6 घंटे। अब जैसे मम्मा लोग थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका नीचे का हिस्सा बहुत स्ट्रेचेबल था, तो उनको और भी कम देर लगता था। बट हमें हो सकता है जितना हम स्ट्रेचेबिलिटी लाएंगे अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जितना अच्छे से रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना वो ज्यादा सॉफ्ट होगा और कम घंटे की वो लेटेंट फेज होगी। देन उसके बाद आता है आपका एक्टिव फेज। एक्टिव फेज 4 सेंटीमीटर के बाद है मस्त। उसके बाद आपका सब कुछ, हम कह सकते हैं कि अगर बेबी बहुत बड़ा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो 4 से 5 घंटे नहीं लगते फुल होने में, आपको कभी कभी उससे भी कम लगते हैं। और मल्टी का तो कुछ ही नहीं, जो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं उनका 2 घंटे भी मुश्किल से लगता है। और एक क्वेश्चन है बेटा, ये अभिषेक आपने पूछा है बेटा, डॉक्टर, हाई बीपी एंड शुगर कैन इंटरफियर इन नेचुरल बर्थ, क्या हम इसको टच करें? yes, आप सुन पा रहे हो मुझे? yes. हाँ अभिषेक, देखो ये ना हाई बीपी मतलब सीरियसली टचवुड, ये मैं नहीं कह सकती कि नेचुरल बर्थ इसमें नहीं हो सकता या बिल्कुल हो सकता है। प्राइवेट में ही, गवर्नमेंट में तो हाई बीपी के हम हमेशा नेचुरल बर्थ ही कराते थे बच्चे, सिजेरियन के लिए यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग जब बीपी हाई होता है ना, तो खून जमने की क्षमता भी थोड़ी कम होती है, तो यूजुअली भी अवॉइड, कई बार प्लेटलेट थोड़ा कम होता है, तो सिजेरियन हम अवॉइड करना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज के पेशेंट यूजुअली नेचुरल बर्थ में बहुत ईजी होता था उनको कर पाना, तो लेकिन हम प्राइवेट की बात अगर करें, पिछले 5 साल से मैं प्राइवेट में हूँ, उसके पहले 20-22 साल में गवर्नमेंट में थी, मेडिकल कॉलेज में थी, तो 5 साल की बात करूं, उसमें भी बहुत सारे हाई बीपी के पेशेंट्स को मैंने नेचुरल बर्थ कराया है। इट डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली ऑन योरसेल्फ आल्सो ना, कि आपकी बॉडी कितनी रेडी है। मेरी तरफ से जस्ट बिकॉज ऑफ हाई बीपी, जब तक ये बहुत ज्यादा हाई नहीं है, मान लो किसी का बीपी है 180/120, उनको बीपी कम करने की दवा से मे भी हम बैलेंस कर पाए, थोड़ा लो ला पाए। अगर मान लीजिए बिल्कुल नहीं आ पाता है, तो मे बी विथ पेन उनका बीपी शूट करे, तो हमें सिजेरियन के लिए जाना पड़े। अदरवाइज डेफिनेटली हम नेचुरल बर्थ के लिए जा सकते हैं और जाते हैं। मेरे कई रिव्यूज पढ़े होंगे बच्चे, उन्होंने बताया है कि बीपी हाई था और हम गए। एक अच्छा, ओके माय गॉड, टाइम हमारा खत्म हो रहा है ना। ओके, एक था कि शुगर अगर बढ़ा है, हाँ अभिषेक, शुगर अगर बढ़ा है, तो अगर बेबी का वेट बहुत ज्यादा है, तब तो हम नेचुरल बर्थ के लिए मुश्किल होएगा। बेबी का वेट ओके है तो बीपी हाई, शुगर ज्यादा होने से कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब शुगर जीडीएम था, हमने कंट्रोल कर रखा है, बेबी का वेट परफेक्ट है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सारी जो चीज है वो मुझे अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, लाइक एक्सरसाइज कुछ हार्ड एंड रफ तक नहीं करनी चाहिए, या फिर नॉर्मल सिर्फ ब्रीदिंग से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए? बेटा एक्चुअली हमें ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने बताया ना, सिंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर करना चाहिए और एक्चुअली बिफोर कंसेप्शन करना चाहिए। तो सोचिए 20 वीक्स पे तो मेरा आंसर हाँ है ना। ओके रश्मि, तो वी शुड स्टार्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स। और डॉक्टर, मुझे वॉक कितनी देर करनी चाहिए? एटलीस्ट मुझे अगर एक टाइम वॉक करना है तो मुझे कितना देर, आधे घंटे करना चाहिए? आधे घंटे सुबह शाम तो कम से कम यार, डिपेंड्स कि आपकी कोई भी रिस्क नहीं है प्रेगनेंसी में, तो डेफिनेटली, और कोई भी चीज एब्रप्टली नहीं करनी है ना, विद टाइम, धीरे धीरे। अगर मान लो अभी तक हम बिल्कुल नहीं चलते थे, तो ठीक है यार 15 मिनट सुबह शाम कर लेंगे। अगर हम पहले से ही 1 घंटे की वॉक करते थे सुबह शाम, तो डेफिनेटली हम उससे ज्यादा कर सकते हैं, है ना।
ओके मैम आई हैव शुभा, अ क्वेश्चन। बताओ। मैम अगर जैसे प्लेसेंटा लो है एंड आपने बेड रेस्ट बोला है, तो इसमें क्या हम वॉक पे जा सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली बच्चे, प्लेसेंटा लो है और बाई चांस कोई ब्लीडिंग का एपिसोड हुआ है, और रेस्ट यूजुअली मैं नहीं बोलती बेटा, बहुत रेयरली मैं रेस्ट बोलती हूँ। तो अगर आपको बोला है तो मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपेंड करता है कि अगर मान लो कि प्लेसेंटा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो धीरे धीरे हम वॉक रिज्यूम करें, व्हाई नॉट, है ना। जी मैम। और बट मैम क्या अगर कोई कहता प्लेसेंटा है कि बोलो आप। प्लेसेंटा लो होना क्या रीजन हो सकता है फॉर सिजेरियन बर्थ एंड नॉट गोइंग फॉर अ नेचुरल बर्थ? कुड इट बी अ पॉसिबल इट मे रीजन? बी। बट अगर मान लो प्लेसेंटा हमारा लो है शुरू के 3 महीने में, उसके बाद आप चला गया, तो व्हाट्स द डिफरेंस ना, तब तो नेचुरल बर्थ के लिए जा सकते हैं। लेकिन मान लो लास्ट मोमेंट तक 37 वीक्स है और प्लेसेंटा लो ही है, और खासतौर से कवरिंग ऑस है ना, तो हमें सिजेरियन के लिए जाना पड़ेगा बेटा, है ना। जी मैम। मैम मेरा अभी 30th वीक था और उसमें प्लेसेंटा लो था। लो और कवरिंग ऑस में फर्क है पूर्वा, क्या पता वो ऊपर चला जाए। अगर लो है, मार्जिनल है, टचिंग ऑस है, तो वो कई बार 30 वीक्स के बाद भी ऊपर चला जाता है बेटा। इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा रहता है हमारा एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके ओके थैंक यू मैम। ओके यार। मैम एक्सरसाइजेस में स्क्वाटिंग कितने ड्यूरेशन के लिए करनी चाहिए, मतलब इसके लिए होल्ड हम दूसरा मोहिनी अगर करें सेशन तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, स्क्वाटिंग फिर भी शॉर्ट में बताऊंगी बेटा, क्योंकि आपने पूछा है। अगर हम बड़ों की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, उनका सारा काम ही यार देख बैठ के होता था, स्क्वाटिंग, है ना। खाना बनाना है तो जमीन पे स्लैब कहाँ होता था, खाना खाना है तो अलती पलती मार के, कपड़े धुलना है तो स्क्वाटिंग में, मशीन नहीं होती थी, पॉटी सुसु, इंडियन टॉयलेट। तो कम से कम अगर उनकी पूरी लाइफस्टाइल को देखा जाए बेटा, तो पर डे 24 घंटे में वो 6-7 घंटे स्क्वाटिंग में बैठते थे। तो इमेजिन हम कितनी भी देर की एक्सरसाइज करें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि इतना लंबा जाए। लेकिन हाँ, मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ, जो काम करो यार स्क्वाटिंग में बैठ के कर लो ना। अभी बड़ा देख के अजीब लगेगा, बट कोई बात नहीं, जब वो खाना बना सकते हैं स्क्वाटिंग में, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो हम कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं या कोई अच्छी सी बुक पढ़ रहे हैं हार्ड कॉपी, तो थोड़ी देर स्क्वाटिंग में, थोड़ी देर इस पे हम लंबी सी बात करेंगे ना प्लीज नेक्स्ट सेशन में। हाय मैम, देवयानी है मैम। हमें कैसे पता चलेगा अगर वाटर ब्रेक हुआ है तो वो एक ही बार में बहुत फ्लो होते हैं या थोड़े थोड़े फ्लो होते हैं अगर हम घर पे हैं तो? बिल्कुल देवयानी, देखो वाटर ब्रेक अपने आप में, देखो वाटर मतलब पानी, ब्रेक हमारे बच्चे के चारों ओर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ब्रेक हुआ ना। पानी जब जाएगा ना यार, देखो एक बूंद भी पानी, अगर हमारी हथेली पे 1 चम्मच पानी भी डालो तो तुम्हें समझ आएगा बेटा, है ना। डिस्चार्ज जो होता है वो नेजल डिस्चार्ज, सर्दी हुई हो तो नाक से पानी आता है ना, वैसा वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, दैट इज नॉट वाटर ब्रेक। यूजुअली जब वाटर ब्रेक होता है तो थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट में होता है, आधा कटोरी, 2 चम्मच, 1 टेबल स्पून। बट कभी कभी थोड़ा कम कम भी होता है, बट फिर भी वो 2-3 चम्मच जितना तो होगा ही। तो वाटर एकदम आपको पता चल जाएगा, वो ट्रिकल करेगा यार, तो यू विल नो कि दिस इज समथिंग अनयूजुअल, दिस इज वाटर ब्रेक। ओके, वेजाइनल डिस्चार्ज से ये एब्सोल्युटली फर्क आपको खुद पता चल जाएगा बेटा। ओके यस मैम, प्रिया। हाय मैम। मैम एक क्वेश्चन, जैसे मेरा आज 19 वीक्स का हुआ तो उसमें प्लेसेंटल लो साइड ही आ रहा है, फिर भी मैं जैसे बुक्स पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के आई कैन डू माय टास्क और आई शुड। हाँ हाँ, सुनो, अब देखो पहले अल्ट्रासाउंड तो होते नहीं थे, कितने लोगों का प्लेसेंटा शुरू में नीचे होता था, ऊपर चला जाता था, पता भी नहीं चलता था। वो अपना काम, ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, इंडियन टॉयलेट जाना सब कुछ करते रहते थे, तो स्क्वाटिंग करते थे ना यार। लेकिन Yes. अगर अभी हमें पता है कि प्लेसेंटा नीचे है, तो इफ यू आर कंफर्टेबल, मैं थोड़ा सा अर्ली ऐसे ना एज अ डॉक्टर बच्चे मैं आपको नहीं कह सकती कि हाँ स्क्वाटिंग करो। मैंने बताया जिसका भी प्लेसेंटा मम्मा लोग का नीचे रहता था, इंडियन टॉयलेट यूज ही करते थे, ऐसा तो नहीं था कि वो पॉटी सुसु जाना बंद कर देते थे। तो सोचो ना, वो 2 घंटे की स्क्वाटिंग तभी भी करते थे। बट एज अ डॉक्टर हम आपको नहीं कह सकते, समझ रहे हो, कि बाई चांस कोई ब्लीडिंग होगी तो वी कैन कोरिलेट कि हम स्क्वाटिंग कर रहे थे मैम इसलिए हो गया, समझ रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट मैं एडवाइस करूं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में पहले से ये शामिल नहीं था स्क्वाटिंग, इसलिए तो मैं भी थोड़ा सा समय दे सकते हैं ना प्रिया। वो अपने आप अगर ऊपर चला गया
तो हम उसको करेंगे आगे, बिल्कुल। इट्स वेरी गुड Sure, कि यू ma'am. आर डूइंग वेरी ग्रेट ना, गुड। और Hello, ma'am. Neha हाँ, नेहा, here. Ma'am, as I told you many times, whenever I sleep and change the position, and or I want to sit while I was sleeping, it my lower portion ache a lot. मतलब बहुत ज़्यादा pain होता है. So at the time, how should I just bend myself? At the time, I feel the baby is bending because it's my 8.5 month is going. So it's a very painful. So is that something that I should take care of some pillows and then like you how can, should there I is no harm na, there's no harm of this. You can use pillow, but this is round ligament pain ना, again इस पे अलग से सेशन हमें करना चाहिए। aches and pain तो उसमें डिस्कस करेंगे। आई थिंक हम सभी ज्वाइन नहीं भी कर पाएंगे तो रिकॉर्डिंग्स देख पाएंगे। यू ऑल अलाउड फॉर रिकॉर्डिंग ना, तो कभी भी नेक्स्ट सेशन मान लो आप इस पे है और ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो यार। तो इस पे मुझे लगता है नेहा बहुत अच्छे से हम करेंगे सेशन। बट राउंड लिगामेंट पेन इज नॉट हार्मफुल एट ऑल, ये बेयर करना होता है हमें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज वो लिख के भेजना। मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप भेज सकते हो ताकि वो उस ग्रुप में मिस ना हो जाए, या फिर मैं ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, कैन वी लीव? Yes, doctor. Yes. Thank you so much. Thank you so much. ओके, Thank you, ma'am. बाय। Thank you, doc. ओके।